बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जासूस आज़म इमरान सीरीज मुसन्निफ मज़हर कलीम MA। क्या बात है, तुम्हारे चेहरे पर 12 क्यों बज रहे हैं? कर्नल फरीदी ने मुस्कुराते हुए कैप्टन हमीद से मुखातिब होकर कहा, जो अभी अभी ड्राइंग रूम में दाखिल हुआ था, जहां कर्नल फरीदी आराम कुर्सी पर बैठा एक ज़ख़ीम किताब के मुताले में मसरूफ़ था। कुछ समझ में नहीं आ रहा कि कासिम और मर्सी आखिर कहाँ गायब हो गए हैं। कैप्टन हमीद ने कुर्सी पर ढेर होने के अंदाज में कहा। गायब हो गए हैं? क्या मतलब? कर्नल फरीदी ने चौंक कर कहा। कासिम और मर्सी दोनों होटल अम्पाला से अपनी कार में निकले थे और इसके बाद मैंने सारे शहर के होटल छान मारे हैं, लेकिन ना ही कहीं कासिम की कार नजर आई है और ना ही कहीं कासिम और मर्सी नजर आए हैं। कासिम वापस अपनी कोठी भी नहीं पहुंचा। मेरा ख्याल है ये मर्सी कासिम को अगवा करके कहीं गैर मुल्क ना ले गई हो। कैप्टन हमीद ने मुंह बनाते हुए कहा। तो तुम्हें हसद हो रहा है कि तुम्हारी बजाय मर्सी के हाथों कासिम क्यों अगवा हुआ है? वैसे खाते जमा रखो, वो होंगे यहीं कहीं। कासिम को गैर मुल्क ले जाने के लिए खुसूसी इंतजामात की जरूरत है और ऐसे खुसूसी इंतजामात छुपे नहीं रह सकते। कर्नल फरीदी ने मुस्कुराते हुए कहा। कासिम बेहद भोला आदमी है और अब मुझे यकीन है कि उसे खास तौर पर ट्रैप किया गया है। मैं कासिम के तमाम अड्डों से वाकिफ हूँ और मैंने सारे अड्डे छान मारे हैं। वो कहीं भी मौजूद नहीं है, जबकि मर्सी पहली बार इस मुल्क में आई है। इस सूरत में सिवाय इसके और किसी की साजिश के तहत कासिम को ट्रैप किया गया है और कोई सूरत नजर नहीं आती। कैप्टन हमीद ने कहा। तुम्हारी बात में वजन नजर आता है। हो सकता है तुम्हारा ख्याल दुरुस्त हो। कासिम से भारी रकम हथियाने के लिए इसे बाकायदा ट्रैप किया गया होगा। ठहरो, मैं मालूम करता हूँ। कर्नल फरीदी ने इंतहाई संजीदा लहजे में कहा और हाथ बढ़ाकर पास पड़ा हुआ टेलीफोन उठाया और नंबर डायल करने शुरू कर दिए। 04 राब्ता कायम होते ही दूसरी तरफ से आवाज सुनाई दी। हार्ड स्टोन। कर्नल फरीदी ने सख्त और मखसूस लहजे में कहा। यस सर, नंबर 11 बोल रहा हूँ सर। दूसरी तरफ से बोलने वाले का लहजा यकलख्त बेहद नर्म हो गया। क्या होटल अम्पाला में कोई आदमी मिस मर्सी की निगरानी पर मौजूद है? कर्नल फरीदी ने पूछा। ओह नहीं जनाब, आपने खुद ही निगरानी खत्म करने का हुक्म दिया था, नंबर 11 ने जवाब दिया। अच्छा ठीक है, सुनो, कासिम और मर्सी होटल से बाहर निकले हैं। कासिम इसे अपनी कार में लेकर गया है। इसके बाद इनके मुतालिक कुछ रिपोर्ट नहीं हो रही। तुम फौरन कासिम को तलाश करके मुझे रिपोर्ट दो कि वो कहाँ है। कर्नल फरीदी ने तहकुमाना लहजे में कहा। यस सर, दूसरी तरफ से कहा गया और कर्नल फरीदी ने रिसीवर रख दिया। अभी मालूम हो जाता है कि तुम्हारा देवजात कहाँ है, कर्नल फरीदी ने मुस्कुराते हुए कहा और कैप्टन हमीद ने सर हिला दिया, क्योंकि उसे भी 04 की कारकर्दगी का बखूबी इल्म था। अब कासिम पाताल में भी पहुंच जाता तो 04 ने उसे ढूंढ निकालना था। मैंने मिस मर्सी के कागजात चेक किए हैं जो होटल के इस्तकबाली पर जमा कराए गए हैं। कागजात असल हैं और फिर मैंने रिकॉर्ड चेकिंग की है। मिस मर्सी हसीना आलम तो नहीं है। अलबत्ता इसने गुज़िश्ता साल एक्रीमिया की तरफ से हसीना आलम के मुकाबले में हिस्सा जरूर लिया है। मैंने इसका फोटो देखा है। वैसे वो कासिम के मेयार पर हर लिहाज से पूरा उतरती है, कैप्टन हमीद ने कहा और कर्नल फरीदी बेख्तियार कहका मारकर हंस पड़ा। आखिर इतनी छानबीन की क्या जरूरत थी? कर्नल फरीदी ने हंसते हुए कहा। मैं बस हसीना आलम पर चौंका था, वरना मर्सी जैसी औरतें तो मेरे बूट चाटती फिरती हैं। कैप्टन हमीद ने बुरा सा मुंह बनाते हुए कहा। ओह, तभी तुम्हारे चेहरे से ज्यादा तुम्हारे बूट चमकते हैं, कर्नल फरीदी ने कहा और कैप्टन हमीद शर्मिंदा सी हंसी हंस दिया। कर्नल फरीदी का तंज बड़ा काटदार था। फिर इससे पहले कि कैप्टन हमीद कोई जवाब देता, टेलीफोन की घंटी बज उठी। अरे, इतनी जल्दी पता चल गया क्या इसका? कैप्टन हमीद ने हैरत भरे अंदाज में कहा। हार्ड स्टोन, कर्नल फरीदी ने हंसते हुए कहा। नंबर 11 बोल रहा हूँ जनाब। कासिम साहब और मिस मर्सी बंदरगाह पर मौजूद हैं जनाब। वो अब वापस अपने होटल अम्पाला की तरफ आ रहे हैं। मुझे 36 ने रिपोर्ट दी है कि कासिम साहब और मिस मर्सी बंदरगाह पहुंचे, जहां कासिम ने एक बड़ी लॉन्च किराए पर ली और इस लॉन्च में बैठकर वो खुले समुद्र में चले गए। लॉन्च मिस मर्सी ने चलाई। इन्होंने साथ ड्राइवर भी नहीं लिया था और फिर इनकी वापसी 3 घंटों के बाद हुई है, नंबर 11 ने जवाब दिया। 3 घंटे और समुद्र में? टू मच। 36 से कहो कि वो लॉन्च का मीटर चेक करके बताएं कि लॉन्च ने कितना सफर किया है। 3 घंटों का तो शायद पेट्रोल भी नहीं डाला जाता किराए वाली लॉन्चों में, कर्नल फरीदी ने कहा। यस सर, मैं अभी मालूम करता हूँ, दूसरी तरफ से नंबर 11 ने जवाब दिया और कर्नल फरीदी ने रिसीवर रख दिया। मीटर ने सिर्फ सफर ही बताना है,
अय्याशी चेक करने वाला मीटर लॉन्च में नहीं होगा। हो सकता है खुले समुद्र में लॉन्च रोककर वो दोनों अय्याशी करते रहे हों। कैप्टन हमीद ने होंठ काटते हुए कहा। ख्वामख्वाह का शक अच्छा नहीं होता। ये बात तुम भी अच्छी तरह जानते हो, और मैं भी, कि कासिम इस टाइप का आदमी नहीं है। वो भी सिर्फ तुम्हारी तरह दिल पेशावरी के लिए तक महदूद रहता है। अलबत्ता तुम दोनों का अंदाज अलग अलग है, और वैसे भी अय्याशी ही मकसूद होती तो इसके लिए खुले समुद्र में जाने की क्या जरूरत थी। होटल अम्पाला में ये काम ना हो सकता था क्या? कर्नल फरीदी ने कहा, और कैप्टन हमीद ने सर हिला दिया। थोड़ी देर की खामोशी के बाद टेलीफोन की घंटी बजी और फरीदी ने रिसीवर उठाया। हार्ड स्टोन, कर्नल फरीदी ने रिसीवर उठाते हुए कहा। नंबर 11 बोल रहा हूँ जनाब। 36 ने दोबारा रिपोर्ट दी है कि लॉन्च के मीटर के मुताबिक लॉन्च ने सिर्फ 50 मील का सफर तय किया है। नंबर 11 ने जवाब दिया। ठीक है, तुम ऐसा करो कि मिस मर्सी की बाकायदा खुफिया निगरानी दोबारा शुरू करा दो। इसका फोन भी चेक करो और इसके कमरे में भी डिक्टाफोन लगवा दो। मुकम्मल निगरानी कराओ इसकी, और अगर कोई खास बात हो तो मुझे रिपोर्ट कर देना। कर्नल फरीदी ने कहा और रिसीवर रख दिया। अलबत्ता इसकी पेशानी पर सोच की लकीरें उभर आई थी। 50 मील और 3 घंटे। कैप्टन हमीद के लहजे में बेपनाह हैरत थी। मैं खुद इस बात पर हैरान हूँ। 50 मील का मतलब है कि उन्होंने एक तरफ ज्यादा से ज्यादा 25 मील का सफर तय किया है, और 25 मील के एरिए में कई वीरान और छोटे मोटे जजीरे ही आते हैं। हो सकता है उन्होंने बाकी वक्त किसी जजीरे में गुजारा हो। कैप्टन फरीदी ने तज्जिया करते हुए कहा। जजीरे में? लेकिन कासिम जजीरों में जाने वाला आदमी नहीं है। इसकी तो ऐसी जगहों पर जाते हुए खौफ से घिघी बन जाती है। कैप्टन हमीद ने कहा। अब मुझे भी शक पड़ गया है कि मर्सी और कासिम की दोस्ती में जरूर कोई चक्कर है। बहरहाल पता चल जाएगा, कर्नल फरीदी ने कहा, और दोबारा किताब की तरफ मुतवज्जा हो गया। मैं खुद चाहता हूँ होटल, सारी बात का पता लग जाएगा, कैप्टन हमीद ने उठते हुए कहा, और कर्नल फरीदी ने किताब से सर उठाए बगैर इस तरह सर हिला दिया जैसे वो इसे ऐसा करने की इजाजत दे रहा हो। और कैप्टन हमीद दरवाजे से बाहर निकलकर सीधा पोर्च की तरफ बढ़ गया, जहां इसकी कार मौजूद थी। और फिर थोड़ी देर बाद इसकी कार इंतहाई तेज रफ्तारी से होटल अम्पाला की तरफ उड़ी जा रही थी। होटल अम्पाला पहुंचकर इसने कार पार्किंग में रोकी और फिर कार से बाहर निकल आया। इसने कार पार्किंग में इधर उधर नजर दौड़ाना शुरू की, लेकिन इसे कासिम की बहरी जहाजुमा कार कहीं भी नजर ना आई। इसके दो ही मतलब हो सकते थे कि या तो कासिम अभी ना पहुंचा था, या फिर वो होटल आने की बजाय किसी और तरफ निकल गए होंगे, या फिर ये कि हो सकता है कि कासिम मर्सी को ड्रॉप करके वापस चला गया हो। यही सोचते हुए कैप्टन हमीद हॉल की तरफ बढ़ता चला गया। सिद्दीकी ने कार टोनी क्लब के बाहर रोकी और फिर साथ बैठे हुए चौहान को नीचे उतरने का इशारा करके वो कार का दरवाजा खोलकर नीचे उतर आया। सिद्दीकी ने कार लॉक की और फिर वो दोनों तेज तेज कदम उठाते टोनी क्लब के अंदरूनी गेट की तरफ बढ़ते चले गए। क्लब की इमारत तो खासी वसी और अरीज थी, लेकिन यहाँ आने जाने वाले लोग अपनी चाल ढाल और चेहरे मोहरे से घटिया दर्जे के लोग लग रहे थे। इन अफराद को देखते ही सिद्दीकी और चौहान दोनों समझ गए कि टोनी क्लब जेर जमीन अफराद का होटल है। इन दोनों के जिस्मों पर आम सा लिबास था और वो यहाँ एक खास मकसद के लिए आए थे। जूलिया ने उन्हें फोन पर कहा था कि एक्सरू के अहकामात के मुताबिक वो सेंट्रल इंटेलिजेंस के शोबा शनाख्त के नए भर्ती होने वाले स्टोर कीपर अरशद की निगरानी करें और वो जिन अफराद से मिले इनकी तफसीली रिपोर्ट दी जाए। जूलिया ने इन्हें यह भी बता दिया था कि अरशद का ताल्लुक टोनी क्लब से भी है, इसलिए अगर अरशद टोनी क्लब में जाए तो फिर वहां वो बादशाह ग्रुप के अफराद को टिटोले और अगर कोई मशकूक बात हो तो इसकी रिपोर्ट करें। चुनाचे वो दोनों पहले तो सेंट्रल इंटेलिजेंस के हेडक्वार्टर गए। चौहान का एक शनासा शोबा शनाख्त में ही क्लर्क था और चौहान इससे मिलने के बहाने सिद्दीकी को हमरा लेकर वहां गया था और वहां मौजूद अरशद को इस तरह उन्होंने अच्छी तरह देख लिया था। अरशद नौजवान था और लिबास और चेहरे मोहरे से पढ़ा लिखा नजर आता था, लेकिन इसकी आंखें बता रही थीं कि वह ना सिर्फ नशे का आदी है बल्कि इसकी आंखों से झलकने वाली मक्कारी और अय्यारी भी बता रही थी कि वो बहरहाल शरीफ आदमी नहीं है। अरशद को देखने के बाद चौहान और सिद्दीकी बाहर आ गए और दफ्तर बंद होने का इंतजार करने लगे ताकि अरशद बाहर आए तो इसका ताकुब कर सके। इन्होंने कार में बैठकर रेडीमेड मेकअप कर लिया था ताकि अरशद इन्हें दोबारा देखे तो चौंकना पड़े। दफ्तर बंद होने में थोड़ी देर बाकी रहती थी, इसलिए जब तक वो दोनों मेकअप से फारिग हो चुके तो दफ्तर बंद हो गया तो मुलाजिमीन बाहर निकलने लगे। कुछ देर बाद अरशद भी बाहर आ गया। बाहर आकर वो कुछ देर तो पैदल चलता हुआ आगे बढ़ता रहा, फिर से अगले चौक से एक टैक्सी पकड़ी और फिर टैक्सी इसे सीधा टोनी क्लब ले आई।
सिद्दीकी और चौहान इस टैक्सी का ताकुब करते हुए यहाँ तक पहुंचे थे। जब अरशद टैक्सी से उतरकर अंदर चला गया तो सिद्दीकी ने कार आगे बढ़ाकर रोकी थी। सिद्दीकी और चौहान क्लब के मेन हॉल में दाखिल हुए तो उनके नथनों से नशा आवर धुएं की इंतहाई नागवार बूथ टकराई और दोनों ने होठ सुकेड़ लिए। हॉल निचले दर्जे के अफराद से भरा हुआ था, जिनमें ज्यादा तादाद औरतों की थी, जो अपने भड़कदार लिबास और बेहया चेहरों की वजह से साफ तवाइफें नजर आ रही थीं। पूरे हॉल में नशा आवर सिगरेटों का धुआं भरा हुआ था और मेजों पर सस्ती शराब की बोतलें बिखरी हुई थीं। एक तरफ खासा बड़ा काउंटर था, जिसके पीछे एक गंजे सर वाला एक खासा जसीम आदमी खड़ा था। सिद्दीकी और चौहान ने अंदर दाखिल होकर अरशद को तलाश करने की कोशिश शुरू कर दी, लेकिन अरशद उन्हें हॉल में बैठे होने की बजाय एक मेज के सामने पड़े हुए स्टूलों में से एक स्टूल में बैठा हुआ नजर आया। इसके हाथ में शराब का गिलास था और वो मुस्कुरा मुस्कुरा कर गंजे काउंटरमैन से बातें कर रहा था। आओ। सिद्दीकी ने चौहान को इशारा किया और काउंटर की तरफ बढ़ गया। चौहान भी सर हिलाता हुआ इसके पीछे चल पड़ा। दो अजनबियों को देखकर काउंटरमैन चौंक कर उन्हें देखने लगा, लेकिन सिद्दीकी और चौहान बड़े इत्मीनान से चलते हुए अरशद के साथ स्टूलों पर बैठ गए। ब्लैक के 2 गिलास दे दो, सिद्दीकी ने काउंटरमैन से मुखातिब होकर कहा। तुम दोनों यहाँ पहली बार नजर आ रहे हो? काउंटरमैन ने किसी कदर मशकूक से लहजे में कहा। अरशद भी चौंक कर उन्हें गौर से देखने लगा। हाँ, हम दौलत नगर रहते हैं। इस क्लब की बड़ी तारीफ सुनी थी। यहाँ से गुजर रहे थे कि सोचा चलो हम भी इस क्लब में पीने का एजाज हासिल कर लें। सिद्दीकी ने खालिसतन गुंडों के से अंदाज में बात करते हुए कहा और काउंटरमैन जैसे मुतमईन होकर हंस पड़ा। इसके चेहरे पर मौजूद शकूक की परछाइयां गायब हो गई थीं। ओह अच्छा अच्छा, काउंटरमैन ने मुड़कर कहा और फिर से 2 गिलास उठाकर इनके सामने रखे और एक बड़ी सी बोतल से ब्लैक ब्राउन रंग की शराब गिलासों में उंडेलने लगा। जैगर, अब पता करो, शायद बॉस आ गया हो। मैंने इससे जरूरी मिलना है, इंतहाई अहम काम है, अरशद ने काउंटरमैन से मुखातिब होकर कहा। कह तो दिया है कि अभी बॉस नहीं मिल सकता, वो गर्म हो रहा है, जैगर ने शैतानी अंदाज में मुस्कुराते हुए कहा। ओह जैगर, तुम समझ नहीं सकते, मैं बॉस के लिए इंतहाई अहम कागजात लेकर आया हूँ, अरशद ने लाशौरी तौर पर कोट की अंदरूनी जेब की तरफ इशारा करते हुए कहा। होंगे, लेकिन बॉस के लिए वो लड़की ज्यादा अहम है जिसके साथ वो कमरे में मौजूद है। तुम इत्मीनान से बैठो, कम से कम 1 घंटे बाद बॉस के बाहर आने की उम्मीद है, जैगर ने इस बार करख्त लहजे में कहा और अरशद होंठ काटता हुआ खामोश हो गया। सिद्दीकी और चौहान दोनों अपने अपने गिलासों से चुस्कियां ले रहे थे, लेकिन चुस्कियां लेने के बावजूद इनके गिलासों की सतह कम ना हो रही थी। लेकिन वो ऐसे मुंह बना रहे थे जैसे पूरा पूरा लुत्फ हासिल कर रहे हों। इसी लम्हे एक और आदमी साथ वाले स्टूल पर आकर बैठ गया और जैगर इसकी तरफ मुतवज्जा हो गया। इसी लम्हे सिद्दीकी और चौहान दोनों ने इंतहाई फुर्ती से अपने हाथों में मौजूद छोटी छोटी काले रंग की गोलियां अपने अपने गिलासों में डाल ली। गोलियां वो पहले से ही जेबों से निकालकर हाथों में पकड़ चुके थे। ये मखसूस गोलियां थीं जिनके शराब में दाखिल होते ही शराब पानी बन जाती थी। चूंकि इन्हें अक्सर शराब खानों में जाना पड़ता था, इसलिए ये गोलियां हर वक्त इनकी जेबों में मौजूद रहती थीं। गोलियां डालने के बाद वो चंद लम्हों तक रुके और फिर दोनों ने गिलास उठाकर लंबे लंबे घूंट लेने शुरू कर दिए। अच्छा, मैं फिर गेम रूम में जा रहा हूँ, अब 1 घंटा भी तो गुजारना है, अरशद ने शराब के गिलास में मौजूद आखिरी घूंट को अपने हलक से उंडेल कर खाली गिलास काउंटर पर रखते हुए कहा और जैगर ने सर हिला दिया। अरशद उठकर दाएं तरफ वाली राहदारी की तरफ मुड़ गया। सिद्दीक और चौहान ने मायने खेद नजरों से एक दूसरे की तरफ देखा और फिर आंखों ही आंखों में दोनों ने फैसला किया और इस बार उन्होंने शराब के गिलास खाली करके काउंटर पर रख दिए। और दूं? जैगर ने पूछा। ओह नहीं, अभी हम भी जरा गेम रूम का चक्कर लगाएंगे, फिर जाते हुए पियेंगे। वैसे वाकई टोनी, क्लब की जो तारीफ सुनी थी वैसा ही पाया है, सिद्दीकी ने जेब से नोट निकालकर जैगर की तरफ बढ़ाते हुए कहा। यहाँ एक बार आने वाला फिर सारी उम्र इधर का चक्कर लगाता रहता है, जैगर ने खुश होकर कहा और नोट लेकर इसने दराज में डाल दिए और दोनों ही उठकर इस राहदारी की तरफ मुड़ गए जिधर अरशद गया था। इसे कागजात समेत यहाँ से ले चलो, चौहान ने कहा। राहदारी में दाखिल होते ही उसने सिद्दीकी से सरगोशी की। लेकिन जूलिया ने तो सिर्फ निगरानी के लिए कहा था, सिद्दीकी ने हिचकिचाते हुए कहा। अब इसे ये तो मालूम ना था कि इसके पास इंतहाई अहम कागजात भी हो सकते हैं, चौहान ने जवाब देते हुए कहा। सोच लो, यही हाथ डालने से बॉस का कोई खेल ना बिगड़ जाए। सिद्दीकी अभी तक मुतजब्जब था। कुछ नहीं होता, चौहान ने फैसला कुन लहजे में कहा और सिद्दीकी ने भी सर हिला दिया।
राहदारी का इख्तिताम मेन हॉल से भी बड़े हॉल में हुआ, जहाँ जुए की मेजें लगी हुई थी। यहाँ भी खासा रश और शोर शराबा था। अरशद इन्हीं में से एक के मेज के करीब खड़ा नजर आया। इसका अंदाज ऐसा था जैसे वो खेलने की बजाय गेम देखने में ज्यादा दिलचस्पी रखता हो। मिस्टर, क्या आप हमारा एक काम करेंगे? चौहान ने अरशद के करीब जाकर उससे मुखातिब होकर कहा। क्या काम है? मेरा नाम अरशद है। अरशद ने चौंक कर चौहान और सिद्दीकी की तरफ देखते हुए हैरत भरे लहजे में कहा। हम दरअसल बाहर से आए हैं, दौलत नगर से। हमने यहाँ एक्वाडोर से मिलना है। मंशियात का एक लंबा सौदा करना चाहते हैं। आपकी जगह से बातें सुनकर हमें महसूस हुआ है कि आप यहाँ अच्छा मकाम है। अगर आप यहाँ हमें एक्वाडोर से मिला दें तो हम आपको कमीशन भी देंगे। अगर हमारा सौदा हो गया तो ये कमीशन भी भारी होगा, चौहान ने कहा। इसे जानबूझकर इस क्लब से कुछ फासले पर मौजूद एक और क्लब के मालिक का नाम लिया था, जिसके मुतालिक इन्हें मालूम था कि वो खुफिया तौर पर मंशियात का धंधा करता है। ओह, अगर तुम कुछ रोज पहले ये बात करते तो मैं समझता कि तुम्हारा ताल्लुक इंटेलिजेंस से है, लेकिन अब मुझे मालूम हो गया कि ऐसा नहीं है। लेकिन तुम खुद जाकर सौदा क्यों नहीं कर सकते? अरशद ने मुस्कुराते हुए कहा। और चौहान और सिद्दीकी इसकी बात का मतलब अच्छी तरह समझ गए थे, लेकिन उन्होंने चेहरों से इसे जाहिर ना होने दिया। सौदा तो हम खुद ही करेंगे अरशद साहब, लेकिन चूंकि हम यहाँ पहली बार आए हैं इसलिए कोई टिप भी तो जरूरी है एक्वाडोर को मुतमईन करने के लिए। वैसे हम सौदा नकद करेंगे, चौहान ने बड़े संजीदा लहजे में कहा। ओह, कितना कमीशन दोगे? अरशद की आंखों में चमक लहराई। 0.5%, चौहान ने कहा। क्या 0.5%? तुम्हारा दिमाग ठीक है? मैं तुम्हारी गारंटी दूं, हालांकि मैं तुम्हें जानता भी नहीं। और 0.5%? सुनो, मैं 5% लूंगा, अरशद ने कहा। सुनो अरशद, हम इस खेल में नए नहीं हैं। एक्वाडोर के लिए नए जरूर हैं, लेकिन हमारी उम्रें इसी खेल में गुजर गई हैं, इसलिए हमें मालूम है कि गारंटी का कितने % होता है। आखिरी बात कर रहा हूँ, 1% दूंगा, और वो भी नकद। और जितना बड़ा सौदा हमने करना है, ये 1% भी तुम्हारे तस्वुर से बड़ी रकम बन जाएगी, और कमीशन भी कैश होगा। वैसे अगर तुम्हें हमारी ऑफर मंजूर नहीं है तो हम तुम्हें मजबूर नहीं कर सकते। हम इससे कम पर कोई और आदमी तलाश कर लेंगे, चौहान ने मुंह बनाते हुए कहा। अच्छा ठीक है, आओ, अरशद ने हामी भरते हुए कहा। लेकिन एक बात का ख्याल रखना, यहाँ किसी को मालूम नहीं होना चाहिए। तुम्हें तो पता ही होगा कि कारोबार कैसा होता है, चौहान ने कहा। तुम फिक्र ना करो, आओ, अरशद ने कहा, और तेजी से बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ गया। लंबी रकम कमाने के ख्याल से इसका चेहरा चमक उठा था, और चौहान और सिद्दीकी दोनों इसकी हिमाकत पर दिल ही दिल में मुस्कुरा रहे थे। चौहान को मालूम था कि वो खासा पढ़ा लिखा है, सिर्फ गलत सोहबत की वजह से इस चक्कर में पड़ गया है, और इसी वजह से इसने ऐसी बात की थी, वरना वो जानता था कि इस खेल के गहरे खिलाड़ी ऐसे चक्करों में नहीं आते। मेन गेट से बाहर आकर अरशद एक साइड रोड की तरफ बढ़ने लगा। उधर हमारी कार मौजूद है, चौहान ने एक तरफ खड़ी अपनी कार की तरफ इशारा करते हुए कहा। ओह अच्छा ठीक है, अरशद ने सर हिलाते हुए कहा। कार को देखकर इसकी आंखों में और ज्यादा इत्मीनान की झलक आ गई थी। शायद अब इसे यकीन आ गया था कि वो माली तौर पर अच्छी मुस्तहकम पार्टी है। आइए, चौहान ने पिछला दरवाजा खोलते हुए अरशद से कहा, और अरशद सर हिलाता हुआ कार में बैठ गया। चौहान भी इसके साथ ही उकबी सीट पर बैठ गया था। सिद्दीकी ने ड्राइविंग सीट संभाली और दूसरे लम्हे एक झटके से कार आगे बढ़ी और बैरूनी गेट क्रॉस करके दाएं तरफ सड़क पर मुड़ गई। एक्वाडोर क्लब यहाँ से चंद फरलांग ही दूर था, इसलिए जब तक कार एक्वाडोर क्लब की तरफ मुड़ने वाले चौक तक ना पहुंची, अरशद खामोश बैठा रहा। लेकिन जैसे ही कार बजाय क्लब वाली रोड की तरफ जाने के आगे बढ़ गई तो अरशद चौंक पड़ा। अरे आगे क्यों जा रहे हो? क्लब तो दाएं तरफ वाली सड़क पर है, अरशद ने तेज लहजे में कहा। खामोश बैठे रहो, चौहान ने यकलख्त गुर्राते हुए कहा, और साथ ही इससे जेब से हाथ निकालकर रिवॉल्वर की नाली अरशद की पसलियों से लगा दी। क्या मतलब? ये क्या? अरशद ने बुरी तरह बुखलाए हुए लहजे में कहा। खामोश बैठे रहो वरना ढेर कर दूंगा। चौहान के लहजे में गुर्राहट और ज्यादा बढ़ गई, और साथ ही इसने रिवॉल्वर की नाल को अरशद की पसलियों में और ज्यादा घुसेड़ दिया। इसीलिए में सिद्दीकी ने कार एक बाय रोड पर मोड़ दी। ये लिंक रोड थी, लेकिन चूंकि आगे जाकर सड़क खराब थी, इसलिए इधर ट्रैफिक ना चलती थी। तुम कौन हो? चंद लम्हे खामोश रहने के बाद अरशद एक बार फिर बोल पड़ा। हम मौत के फरिश्ते हैं, चौहान ने इसी तरह गुर्राते हुए कहा, और इस बार फिर अरशद सहम गया। इसके चेहरे पर शदीद खौफ के आसार उभर आए थे। सिद्दीकी ने कुछ दूर जाकर कार दरख्तों के एक झुंड की तरफ मोड़ दी और दरख्तों के अंदर ले जाकर इसने कार रोक दी। बाहर आओ, सिद्दीकी ने बाहर निकलकर कार का दरवाजा खोलते हुए अरशद से कहा, जिस तरफ अरशद बैठा हुआ था।
सिद्दीकी के हाथ में भी रिवॉल्वर नजर आने लग गया और अरशद सहमा हुआ बाहर निकल आया। इसके चेहरे पर खौफ के साथ साथ हैरत के भी तासुरात थे। चौहान, इसकी तलाशी लो। सिद्दीकी ने अरशद के सामने खड़े होकर इसके सीने पर अपने रिवॉल्वर की नाल रखते हुए कहा, और चौहान ने जो अपना रिवॉल्वर जेब में डाल चुका था, इसके उकुब में खड़े होकर बड़े माहिराना अंदाज में इसकी तलाशी लेना शुरू कर दी। अरशद के पास असलहा ना था और आम सी चीजों के अलावा सिर्फ इसके कोट की अंदरूनी जेब में एक मोटा सा लिफाफा मौजूद था। चौहान ने उसे निकाल लिया। ये तुम्हारे काम की नहीं है, इसमें रकम नहीं है, अरशद ने इंतहाई खौफजदा होते हुए कहा। लेकिन दूसरे ही लम्हे वो बुरी तरह चीखता हुआ उछलकर पहलू के बल जमीन पर जा गिरा, क्योंकि इसकी जबान खोलते ही सिद्दीकी ने पूरी कुव्वत से इसके गाल पर थप्पड़ जड़ दिया था। खबरदार, अब इसी तरह पड़े रहो। सिद्दीकी ने आगे बढ़कर इसके सीने पर पैर रखते हुए सख्त लहजे में कहा, और अरशद वाकई इस तरह बेहसो हरकत हो गया जैसे वो इंसान की बजाय मिट्टी का बुत हो। चौहान इस दौरान लिफाफे में मौजूद कागजात निकाल कर उन्हें चेक करता रहा, फिर इससे कागजात लिफाफे में डाल दिए। ये किसी गैर मुल्की के शनाख्ती कार्ड थे। ये किसी गैर मुल्की के शनाख्ती कागजात हैं। मेरे ख्याल में हमें मिस से बात करनी चाहिए, चौहान ने कहा। ट्रांसमीटर पर बात कर लो, सिद्दीकी ने कहा, और चौहान ने अरशद की तरफ देखते हुए मखसूस इशारा कर दिया। ठीक है, अरशद हमसे ताउन कर रहा है, इसलिए इसे फिलहाल जिंदा छोड़ देते हैं। उठकर खड़े हो जाओ, सिद्दीकी ने सर हिलाते हुए कहा, और साथ ही अपना पैर सीने पर से हटा लिया। अरशद जल्दी से उठ खड़ा हुआ, लेकिन उसे बोलने के लिए मुंह खोला ही था कि सिद्दीकी का बायां हाथ बिजली की सी तेजी से घुमा और इसका जोरदार मुक्का अरशद की कनपटी पर पड़ा। अरशद चीख मारकर दूसरी तरफ जा गिरा। इसी लम्हे सिद्दीकी ने उछलकर इसकी कनपटी पर बूट मारकर ठोकर मारी और अरशद का फड़कता हुआ जिस्म यकलख्त साकित हो गया। अरशद के साकित होते ही सिद्दीकी ने रिवॉल्वर जेब में डाला और झुककर जमीन पर बेहोश अरशद को उठाया और इसे कार सीटों की दरमियान डाल दिया, जबकि चौहान ने वॉच ट्रांसमीटर पर जूलिया की फ्रीक्वेंसी सेट करनी शुरू कर दी। हेलो हेलो, चौहान कॉलिंग, ओवर। चौहान ने फ्रीक्वेंसी एडजस्ट करके बार बार ये फिक्रा दोहराना शुरू कर दिया। यस, जूलिया टेंडिंग, ओवर। चंद लम्हों बाद जूलिया की बारीक सी आवाज आई और जवाब में चौहान ने उसे अब तक की सारी तफसील बताने के साथ साथ इनमें मौजूद कागजात की तफसील भी बता दी। तुम वहीं रुको, मैं चीफ बॉस से बात करके तुम्हें कॉल करूंगी, ओवर एंड ऑल, दूसरी तरफ से कहा गया, और इसके साथ ही राब्ता खत्म हो गया। चौहान ने बटन ऑफ कर दिया। मेरे ख्याल में अरशद को वहां भर्ती ही इन कागजात के लिए कराया गया था, सिद्दीकी ने कहा। हो सकता है ये पहली केस हो। वैसे डॉक्टर आर्नल्ड शक्ल सूरत से तो कोई साइंसदान लगता है, चौहान ने कहा। साइंसदान के शनाख्ती कार्ड कागजात का इंटेलिजेंस से क्या ताल्लुक? वो कोई मुजरिम ही होगा, सिद्दीकी ने मुंह बनाते हुए कहा। चंद लम्हों बाद ही जूलिया की कॉल आ गई और चौहान ने वॉच ट्रांसमीटर का विंड बटन दबा दिया। यस, चौहान अटेंडिंग, ओवर। चौहान ने कहा। चौहान, तुम वहीं रुको, मामला शायद बेहद अहम है। चीफ ने फौरी तौर पर इमरान को तुम्हारे पास पहुंचने का हुक्म दिया है, बाकी हिदायत वो तुम्हें खुद देगा, ओवर। जूलिया ने कहा। चीफ को यहाँ का तफसीली पता तो बता दिया था ना, कहीं इमरान हमें ढूंढता फिरे, ओवर। चौहान ने कहा। टेम्पल रोड के तीसरे चौक से लिंक रोड पर दरख्तों के झुंड के नीचे बताया था ना तुमने, ओवर। जूलिया ने जवाब देते हुए कहा। हाँ, ओवर। चौहान ने जवाब दिया। मैंने उसे भी यही बताया था, ओवर एंड ऑल, दूसरी तरफ से जूलिया ने कदे नाखुशगवार लहजे में जवाब देते हुए कहा। मैं तो एहतियातन बात की थी, लेकिन मिस जूलियाना नाराज हो गई, चौहान ने वो ट्रांसमीटर ऑफ करते हुए कहा। वो आखिर सेकंड चीफ है, इतना नाराज होना तो इसका हक है, सिद्दीकी ने जवाब दिया और फिर दोनों ही हंस पड़े। कुछ देर बाद इमरान की कार इन्हें दूर से आती दिखाई दी, तो चौहान और सिद्दीकी दोनों कार से बाहर निकलकर सड़क की तरफ चले गए। इमरान की कार इनके करीब आकर रुक गई। कहाँ है वो कागजात? इमरान ने कार से बाहर निकलते ही बड़े संजीदा लहजे में कहा, और चौहान ने हाथ में पकड़ा हुआ लिफाफा इमरान की तरफ बढ़ा दिया। इमरान ने लिफाफे में से कागजात निकाले और उन्हें गौर से देखने और पढ़ने लगा। अरशद की क्या पोजीशन है? इमरान ने एक तवील सांस लेकर कागजात दोबारा लिफाफे में डालते हुए कहा। वो बेहोश पड़ा हुआ है, चौहान ने जवाब दिया। इसे गोली मारकर यहीं फेंक दो और तुम दोनों मेकअप उतारकर वापस टोनी क्लब में जाओ और वहां से टोनी को अगवा करके दानिश मंजिल पहुंचा दो। मैं इन कागजात के सिलसिले में एक और आदमी से मिलने जा रहा हूँ। इमरान ने लिफाफा कोट की जेब में डालते हुए इंतहाई संजीदा लहजे में कहा। आपको ज्यादा ही संजीदा नजर आ रहे हैं, सिद्दीकी मुस्कुराते हुए बोला। ये कागजात इंतहाई अहम हैं। तुमने अच्छा किया कि कागजात टोनी के पास पहुंचने से पहले ही उड़ा लिए। इन कागजात का मतलब ये है कि कोई इंतहाई गहरा चक्कर चल रहा है। इमरान ने सिद्दीकी की बात को नजरअंदाज करते हुए इसी तरह संजीदा लहजे में कहा और वापस अपनी कार में बैठ गया।
सुनो, काम इंतहाई एहतियात से करना। टोनी को हर सूरत में दानिश मंजिल में जिंदा पहुंचना चाहिए, ये बेहद जरूरी है। इमरान ने कार स्टार्ट करते हुए कहा, और चौहान और सिद्दीकी के सर हिलाने पर इसने कार आगे बढ़ाकर वापस मोड़ ली। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी हर अपडेट आपको बर वक्त मिल सके।